अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तकरीबन तमाम एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो आपने याद रखना है टर्शरी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें चंद एक जो हैं एंजाइम्स वो प्रोटीन्स के नहीं बने हुए होते। वो कौन से हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन है आरएनए के में जो यूज़ होते हैं राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये प्रोटीन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंजाइम्स जो होते हैं आर नॉट यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। अब हम एंजाइम के ज़रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंजाइम जो होता है, एंजाइम में एक पार्ट जो है एक्टिव साइट होती है। इस एक्टिव साइट में जो होता है सबस्ट्रेट आके लग जाता है। जब सबस्ट्रेट इसके साथ आके लग जाता है तो वो क्या करता है, एक्टिव साइट इसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह पहले जो हमारे पास बनता है वो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। देन हमारे पास बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। आगे जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं एंजाइम्स की, वो क्या होती हैं। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर पे। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। आपको पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स, स्मॉल कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ के सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन सब रिएक्शंस के लिए क्या एंजाइम क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। इन तमाम रिएक्शंस को एंजाइम्स कैटालाइज्ड करते हैं। ठीक है, देन एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है एंजाइम की, ये इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन को। इस बात को आपने याद रखना है कि जो एंजाइम है वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाते हैं, बल्कि वो ऑलरेडी होने वाले रिएक्शन को क्या करते हैं, उसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि जो फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई रिएक्शन है जो 10 मिनट के अंदर हो रहा था, जब हमने उसमें कोई भी एंजाइम डाला तो उसमें जब एंजाइम डालने से क्या हुआ कि वही रिएक्शन जो 10 मिनट में हो रहा था अब वो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमने याद रखना है कि एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाता है, बल्कि ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन को क्या करवाता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है। देन हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तब रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो अगर हम उसमें एंजाइम डालते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। यानी एंजाइम के डालने से उसके इक्विलिब्रियम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका मेन काम जो है वो क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसमें कुछ एक और पार्ट इसके साथ कभी कभार एंजाइम के साथ जुड़ जाता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास कोफैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है
कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है? कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, और हमारे पास एक और हो सकता है मेटल आयन, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है हमारे पास, वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि को टाइटली, ठीक है, और परमानेंटली जो होता है अटैच होता है किसके साथ? एंजाइम के साथ। ये जो होता है ये एंजाइम के साथ परमानेंटली जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के बाद वो वहाँ से रिमूव हो जाता है एंजाइम से, ऐसा नहीं है। ये उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा आता है वो है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है? ये लूजली अटैच्ड होता है किसके साथ? प्रोटीन पार्ट के साथ, ठीक है। ये इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है जो वो विटामिन्स हैं, ठीक है। विटामिन्स इसमें आते हैं। आप कह सकते हैं कि क्लोज रिलेटेड है किससे? विटामिन से, ठीक है। देन हमारे पास इसमें जो है मेटल आयन, उसमें हमारे पास जिंक आता है, ठीक है। एक्टिवेटर जिंक आता है हमारे पास। और एक और बात आपने याद रखनी है, एक आप पॉइंट पढ़ेंगे एक्टिवेटर। वो एक्टिवेटर क्या आता है? द डिटैचेबल कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक आयन है। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो कुछ में जब रिएक्शन होता है तो उसमें सिर्फ एंजाइम्स पार्ट लगा हुआ होता है, यानी तो उसको हम क्या कहते हैं? आपो एंजाइम। आपो एंजाइम आपने याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन पार्ट ही होता है इसमें, और इसके साथ कोफैक्टर नहीं लगा हुआ होता, ठीक है। इसके साथ यह आपका MCQs आ सकता है कि इसमें से बताएं कि कौन सा आपो एंजाइम है। तो आपो एंजाइम में क्या होगा? या फिर ऑप्शन सिर्फ एंजाइम दिया होगा या फिर प्रोटीन, ओनली प्रोटीन पार्ट्स दिया होगा, ठीक है। देन हमारे पास इसी के साथ एक और आती है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो हमारे पास होता है, वो होलो एंजाइम में हमारे पास होगा प्रोटीन एंजाइम प्लस हमारे पास कोफैक्टर, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? होलो एंजाइम। इस होल से याद रखना, होल मीन्स के होल दूसरा याद रखना, सुराख वाला नहीं याद रखना, होल याद रखना है आपने तमाम, ठीक है। ये जो है, यानी ये अपना रिएक्शन तब करेगा ये वाले इस तरह के एंजाइम जब उनके साथ एक कोफैक्टर लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके बगैर ये काम नहीं करेंगे। देन हमारे पास इसमें कुछ और अब हमारे पास आता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। वो 3 तरह के हैं। वो क्या करते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पीएच में हम आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी जो चीज़ होती है वो जब तक प्रॉपरली काम ना करें, ठीक है, तो वो अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ का प्रॉपरली काम करना चाहिए। तो इसी तरह एंजाइम भी एक प्रॉपर पीएच पे, ठीक है, एक प्रॉपर पीएच पे काम करते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम पीएच भी कह सकते हैं। अगर ऑप्टिमम पीएच से उसकी पीएच चेंज हो जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल के स्लाइटली चेंज आता है पीएच में, तो यह क्या करती है? चेंज कर देती है आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एट द एक्टिव साइट पर।
और अगर हमारे पास एक्सट्रीमली चेंज आ जाता है पीएच में, तो ये किसकी वजह बनती है? काज द बॉन्ड्स इन द एंजाइम टू ब्रेक। ठीक है, रिजल्टेंटली क्या हो जाता है? एंजाइम डीनेचुरेशन हो जाती है। ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर आता है, हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का बहुत अहम काम है। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो कौन से टेम्परेचर पे वर्क करते हैं? वो 37 डिग्री पे वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर चेंज होता है तो उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर विंटर सीज़न है तो उस वक्त जो है विंटर सीज़न में वो होता है कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का मतलब होता है कि वो प्रॉपरली फिर टेम्परेचर मिलने पर क्या करेगा? एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अगर वो हाईली यानी समर में अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस वक्त क्या होता है? अगर ऐसा होता है तो वो इनएक्टिव नहीं होगा एंजाइम, बल्कि डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर मीन के डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अब उसकी जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो सारा ख़राब हो जाएगा, हो जाता है, तो जिसकी बना पर वो ख़राब हो जाएगा एंजाइम और वो मज़ीद वर्क नहीं कर पाएगा। और आपने टेम्परेचर के मतलब एक मेन बात याद रखनी है कि जो होता है हर 10 डिग्री टेम्परेचर को बाद क्या होता है कि एंजाइम एक्टिविटी डबल्स हो जाती है। क्या हो जाती है? एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के 27 डिग्री है सेल्सियस से 37 तक बड़ा है टेम्परेचर, तो उस वक्त क्या होगा कि एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई है? उस पर एंजाइम एक्टिविटी डबल्स हो गई है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने याद रखना है कि इसमें होता कुछ यूँ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी क्या हो रहा है कि रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें एंजाइम जो हैं एंजाइम की एक्टिव साइड 5 पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पर कहीं 10 एक तो आपने वहाँ पर कहीं 10 एक क्या हैं सबस्ट्रेट डाल दी हैं, तो वो क्या करेंगे कि 5 जो है हम उसकी एक्टिव साइड को तो वो कवर कर लेंगे। ये एक नॉर्मली इस तरह होता है। ठीक है, और अगर आपने क्या कर रहे हैं कि आप सबस्ट्रेट को अब 10 की बजाय 30 40 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो फिर उसकी एक्टिविटी जो है मज़ीद बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उसकी क्योंकि एक्टिव साइड नहीं बढ़ रही। अगर हमने जो है रिएक्शन को बढ़ाना है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम और उसी क्वांटिटी पे फिर हमें सबस्ट्रेट भी डालने पड़ेंगे, तभी उसकी कंसंट्रेशन जो है उसमें फ़र्क आएगा उसके रिएक्शन में। अगर हम क्या करते हैं कि दोनों में से चाहे हम एंजाइम को स्टिल रख देते हैं, यानी उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, और सबस्ट्रेट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो भी रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इसी तरह हम एंजाइम बढ़ाते जा रहे हैं और सबस्ट्रेट को हम बढ़ा नहीं रहे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ कम होगी, दोनों का ऑलमोस्ट करीब होना ही सूटेबल है। ठीक है, तो ये थे फैक्टर्स 3। अब हम एंजाइम इन्हिबिटर की बात करते हैं। एंजाइम इन्हिबिटर क्या होते हैं? इन एंजाइम इन्हिबिटर्स मींस के जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? रोकते हैं। ये क्या करते हैं? स्टॉप का प्रॉपरली स्टॉप या फिर कर देंगे, या फिर क्या करेंगे? रिड्यूस कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। ठीक है, अब इसको बात को अपने याद रखना है कि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर जैसे कि, और इसमें क्या होगा कि एंजाइम अपना काम करना ही छोड़ देगा।
अब हम इंजाइम में इंजाइम इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्पिटिटिव और दूसरा होता है नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये इंजाइम से compete करता है, compete मीन के मुकाबला करता है। वो कैसे करता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। कम्पिटिटिव इंजाइम क्या करते हैं कि इनकी जो शेप होती है ना, ठीक है, वो बिल्कुल जो सबस्ट्रेट आता है इंजाइम के साथ जुड़ने के लिए उसकी जैसी होती है, ठीक है। तो उसके जैसी होती है ये, तो क्या होता है कि ये इंजाइम इन सबस्ट्रेट की जगह पर ये खुद जाके जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाता है तो ये प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए वहाँ पर जुड़ा रहेगा और फिर वहाँ से हट जाएगा। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उसका प्रोडक्ट बनाने में उसको थोड़ा एंजाइम को टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है मेलोनेट। मेलोनेट जो है इनहिबिट करता है किसको, सक्सेनिक को। और दूसरे इसमें एग्जांपल आती है सल्फर ड्रग्स की। और अब हमारे पास जो दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव जो होता है ये compete तो नहीं करता और ना ही सबस्ट्रेट की शक्ल की तरह होता है। ये क्या करता है कि जो एक्टिव साइट है उसके ऑपोजिट साइड में जाकर क्या करता है, लग जाता है और एक्टिव साइट की शक्ल को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट फिर वहाँ पर जुड़ नहीं पाता, और जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। आगे ये हमारे पास था कि इनहिबिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दो मॉडल दिए गए थे एंजाइम के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला था इमल फिस्कर, ठीक है। उसने 1819 में लॉक एंड की मॉडल दिया था। उसने कहा था कि एंजाइम भी इसी तरह काम करते हैं जिस तरह एक ताला और चाबी काम करते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक क्या था कि एक वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, ठीक है। इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफ़र ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसने क्या कहा था कि जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी वो एक रिजिड है, जिस तरह वो है उसी तरह रहती है कि सबस्ट्रेट के किसी तरह का भी सबस्ट्रेट आया तो वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है। फिर इस बना पर इसका थोड़ा जो मॉडल था वो गलत हो गया था। जो दूसरा आया था दूसरा मॉडल वो आजकल फॉलो किया जाता है, और वो हमारे पास था इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। ये कोशलैंड ने 1959 में प्रपोज किया था। इसने कहा था कि इट मॉडिफाइड, ये इसकी क्या है, पिछले मॉडल की मॉडिफाइड फॉर्म है। उसने क्या कहा था कि जब एक सबस्ट्रेट क्या करता है, कंबाइंस विद एन एंजाइम इट इंड्यूस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही कोई भी जो सबस्ट्रेट है आके जुड़ता है, आके मिलता है, तो वो क्या करता है कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। और एंजाइम क्या करता है, टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली, और ठीक है, मोर इफेक्टिवली, इस तरह वो ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाता है। ये इसने कोशलैंड ने बताया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।